आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चनियर डिज़ाइन के डेटा अगर हम कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनियर एक सोर्स है जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्शन करते हैं और प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा नहीं। सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो प्राइमरी डेटा अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए क्वेश्चनियर का यूज़ हम करते हैं। दिस इज द राइट सोर्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। तो क्वेश्चनियर डिज़ाइन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने चाहिए। अगर मैं एक क्वेश्चन डिज़ाइन करता हूँ या क्वेश्चनियर एज अ होल डिज़ाइन करता हूँ तो उसके लिए क्या फैक्टर्स होने चाहिए, क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि विद सम क्वेश्चनियर सफरिंग फ्रॉम द रिस्पांस रेट इज लो एज 5%, कि अगर आप क्वेश्चनियर बना लेते हैं और आपको जो लोग उससे डेटा कलेक्ट करते हैं और वो 5% से कम रिस्पांस आपको दे दें, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चनियर में कोई प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चनियर में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए आपको रिस्पांस लोग नहीं दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन जो डेटा कलेक्शन है वो सही तरीके से नहीं हो रही। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम क्वेश्चनियर ऐसा बनाएं कि जिसमें जितनी भी रिस्पॉन्डेंट हो जो हमें आंसर क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वो उसमें इंटरेस्ट है और हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो उसके लिए क्या चाहिए, नंबर 1 कि देयर आर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन क्वेश्चन डिजाइन, क्वेश्चनियर डिजाइन। नंबर 1 एम्स, कि मतलब आपका क्वेश्चन का एम क्या है, मकसद क्या है। ठीक है, मेक श्योर दैट ऑल क्वेश्चन आस्क्ड एड्रेस द एम ऑफ द रिसर्च, हाउएवर use only one feature of the construct you are investigating and per item। मतलब ये है कि एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज आप पूछ लें और आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन जो है आपकी रिसर्च की एम को एड्रेस करता हो। आपका रिसर्च का एम क्या है, मतलब जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं और आपका जो रिसर्च की जो ऑब्जेक्टिव है आया उसको टारगेट वो कर रहे हैं, उसको वो क्या हिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए कि हमें उसका एम का पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा बनाए कि उसमें एक एम हो, उस क्वेश्चन का कोई एम हो। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ एजुकेशन और मैं पूछ रहा हूँ कि लोगों की से एजुकेशन के बारे में, तो क्वेश्चन में ऐसा बनाऊंगा कि या तो उसको कैटेगराइज करूंगा कि आपकी एजुकेशन क्या है। तो जो बंदा रीड करेगा तो मैं कह दूंगा कि प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक, मैट्रिक से लेकर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से बैचलर और बैचलर से फिर मास्टर और मास्टर से फिर एमफिल हाई स्टडी और एमफिल से फिर पीएचडी। तो जो ऑप्शन उसको गिवन है उस पे वो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी बन सकते हैं। या अगर हम डायरेक्ट कहें कि आपकी एजुकेशन क्या है तो उस एजुकेशन के लिए हम ये करें कि मैट्रिक को हम 10 कंसिडर करें, इंटरमीडिएट को हम 12 कंसिडर करें और जो बैचलर उसको 14 और मास्टर को हम 16 और फिर को हम 18 ले लें बस। ठीक है, ये फिर क्वांटिटेटिव होगा। तो इस ये डिपेंड आप पे करता है कि आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप वेरिएबल किस तरह मेजर करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं तो फिर उस तरह आप डेटा पुट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन, आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है तो आप उसको ये ऑप्शन दें कि मुझे आप फिगर में देता है कि 12 है, 10 है, मैट्रिक है तो आप 10 वहां पे पुट करें। समझ आ रही है? अगर वो इंटरमीडिएट के है तो आप 12 वहां पे पुट करें। तो आपका एम, यहाँ पर एम का मतलब ये है कि आपकी ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है आपका क्वेश्चन। अगर आप अपनी ऑब्जेक्टिव में क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, तो फिर आप इस तरह लिख लें कि आपके लिए जो प्राइमरी और मैट्रिक है इन दो में आप करेंगे, मैट्रिक है कि प्राइमरी है तो मैट्रिक से लेकर प्राइमरी तक। समझ आ रही है नहीं? या हम लिखते हैं 5 से लेकर 10 तक। समझ आ रही है नहीं? या 1 से लेकर 10 तक है, या मैट्रिक से लेकर एफए तक है, या एफए से लेकर बीए तक है और बीए से मास्टर का और मास्टर से एमफिल और एमफिल से पीएचडी। तो इसमें हमने कैटेगोरिकल वो उस पे ऑप्शन कर वो करेगा कि इसमें के अंदर क्या है। तो उसके लिए फिर हम डमी वेरिएबल जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उसके लिए फिर डमी कि लेट्स सपोज प्राइमरी से लेकर मैट्रिक है उसके लिए 1 कंसीडर करते हैं, 1 हम लेते हैं, और मैट्रिक से लेकर एफए तक उसके लिए 2 लेते हैं, और एफए से लेकर बीए तक हम 3 लेते हैं, और बीए से लेकर मास्टर तक हम 4 लेते हैं, और मास्टर से फिर एमफिल 5 लेते हैं, और एमफिल से पीएचडी फिर 6। तो ये कोडिंग उसकी आ गई। तो कोडिंग फिर हम अपनी एनालिसिस में डालेंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर तो कोडिंग जानता है, वो तो एफए
FABA को नहीं जानते कि FABA क्या चीज है। हाँ, अगर आप FABA आप क्वांटिटेटिवली मेजर करें तो वो क्वांटिटेटिव, तो हम उसको क्वांटिटेटिवली फिर मेजर करेंगे, पंच करेंगे डेटा को फिर क्वांटिटेटिवली। ठीक है, तो मतलब ये है कि डिजाइन में नंबर 1 पे जो है वो एम है कि आपका एम क्या है। मैं क्वेश्चनियर भी आज लाया हूँ, एक क्वेश्चनियर मेरी अपनी एक क्वेश्चनियर है, मैंने डिजाइन किया था, तो वो भी आपको एग्जांपल भी बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो एम सबसे पहले ये है कि आपका एम होना चाहिए, एक फैक्टर तो ये है। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, कि आपका क्वेश्चन का लेंथ किस तरह होना चाहिए। आपको पता है ना, बाज लोग जब आप क्वेश्चन देते हैं वो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, वो उसको रीड भी नहीं कर सकते, बाज लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो आपको हमेशा गलत डेटा फिर वो दे देते हैं या रैंडमली वो टिक मार कर लेता है। समझ आ रही है? तो आपके पास जो फिगर्स या जो इंफॉर्मेशन आ जाता है वो फॉल्स आ जाता है। तो इसलिए आपने क्वेश्चन को क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आपने नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आपने मतलब उसमें शॉर्ट हो और क्लियर हो और अंडरस्टैंडेबल भी हो, कि मतलब एक बंदा शॉर्ट क्वेश्चन देखे क्या बोले, व्हाट इज योर इनकम या व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, एक क्वेश्चन ही। और फिर आप क्या देखे, पहले ये क्वेश्चन करें कि व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, फिर लिखे व्हाट इज योर एक्चुअल इनकम। तो फिर उसमें आपको ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन देते हैं या फिगर में लिखते हैं, समझ आ रही कि नहीं। अगर वो कह रहे कि व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, तो सोर्स ऑफ इनकम में आप कहें कि फार्मिंग से आता है, फार्मर है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, तो ये 3 कैटेगरी आपने दे दी। तो उसमें अगर वो सेलेक्ट करता है तब भी ठीक है, समझ आ रही है। तो आपका ये जो आपका प्रोफेशन है ये क्वांटिटेटिवली तो नहीं आ सकती, ये क्वालिटेटिव होगी हमेशा। प्रोफेशन तो आप क्वालिटेटिव में देखेंगे, ठीक है। फिर आप की पे डिपेंड करते हैं कि फार्मर के लिए 1 और जॉब के लिए जो सर्विस है उसके लिए 2 और फिर बिजनेस के लिए 3, तो ये आप अपनी कोडिंग पे दे देते हैं, ठीक है। तो और फिर जो मेन वेरिएबल है कि व्हाट इज योर इनकम, तो वो आपको बता देंगे कि 50,000 है, 60,000 है, 80,000 है। या अगर आप उसके लिए कैटेगरी बनाते हैं कि 10,000 से लेकर 20,000 तक, 20,000 से 30,000, 30 से 40,000। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो जिस ग्रुप ऑफ डेटा से आप जिस ग्रुप से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो आप इनकम का अगर कैटेगरीज रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन लोगों का इनकम मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। लेट्स सपोज अगर मैं लीड क्लास या ब्यूरोक्रेट्स लोगों से या जजेस से डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसकी 2 लाख से सैलरी शुरू होगी या 2 लाख से, तो मेरा जो वो होगा जो कैटेगरीज होगी वो 2 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 7 तक, 7 से लेकर 9 तक, 9 से लेकर 11, 12 तक, इस तरह फिर मैं लूंगा। अगर मतलब अगर मेरे जो ग्रुप ऑफ स्टडी है वो लो इनकम वाले लोग हैं, तो मैं 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, 30,000 से 40,000, इस तरह। तो ये आपकी कॉमन सेंस की बात है। बात चीजें ऐसी होती है कि बुक में नहीं होती, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि लेट्स सपोज अगर आप क्लास 4 से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें आप 2 लाख भी आप देते हैं ऑप्शन, तो 2 लाख उसकी नहीं हो सकती, मैक्सिमम 50,000 होगी ना, या 60,000 होगी या 70,000 होगी, तो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। समझ आ रही कि नहीं। तो फिर आपने कैटेगरी उसी तरीके से बनानी, क्लियर है कि नहीं। तो लेंथ आपका क्वेश्चन आपने इतना नहीं करना है कि क्वेश्चन शॉर्ट हो, अंडरस्टैंडेबल हो, क्लियर हो, और जो बंदा आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसमें इंटरेस्ट लेता हो कि आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन या रियल इंफॉर्मेशन आपको दे, तो क्या आपके पास डेटा सही आ जाए, ठीक है। नंबर 3 जो है पायलट स्टडी, ये एक इंपॉर्टेंट स्टडी होती है। पायलट स्टडी बहुत से लोग जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो करते हैं। ये हमेशा वहां पे होता है कि एमफिल लेवल पे भी होता है, पीएचडी में भी होता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, प्रोजेक्ट्स जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए लेट सपोज उनका सैंपल्स 5,000 लोगों का, 10,000 लोगों का, 20,000 लोगों का होता है, तो उससे पहले वो कुछ पायलट स्टडी कर लेते हैं। या लेट सपोज आप अपने एमफिल के वो करते हैं, एमफिल के लेट सपोज आपने 200 सैंपल्स लेने हैं, तो 200 सैंपल से पहले आपने 30-40 लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे। पायलट स्टडी मतलब स्मॉल स्टडी, समझ आ रही है। पायलट स्टडी मींस स्मॉल स्टडी। तो 200 में से 30-40 लोगों से डेटा कलेक्ट करें और वो वेरिएबल आप इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के दे दें और आप एनालिसिस करें कि उससे रिजल्ट क्या आते हैं। अगर उससे रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आपको पता है कि अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर आप इजीली आपको ये आपका वो माइंड क्लियर हो गया, आपका रिसर्च ऑथेंटिक फिर है कि आपका जो पायलट स्टडी वो सही आ रही है, तो आप फिर बगैर किसी शक के या बगैर किसी उसमें गलती के आपने सब लोगों से फिर 200 लोगों से डेटा कलेक्ट करना है। आपको पता है कि मेरे रिजल्ट सही आ रहे हैं, समझ आ रही है, मेरी एनालिसिस सही आ रही है। तो इसलिए ये पायलट स्टडी हम बिफोर द एक्चुअल स्टडी हम पायलट स्टडी करते हैं कि कुछ सैंपल्स को ले लेते हैं और वी
वेरिएबल्स को अपनी मॉडल में या सॉफ्टवेयर को दे देते हैं कि वो वेरिएबल ठीक है कि नहीं, उससे क्या आता है। तो अगर सही आते हैं तो हम फिर कहते हैं कि ये वेरिएबल मेरा ठीक है। अगर उसमें डेटा सही नहीं है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि फ्रॉम बिगिनिंग कि हम अपने वेरिएबल को थोड़ा चेंज करें। समझ आ रहे हैं कि कौन से उसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसमें से दो से कुछ वेरिएबल हम एक्सक्लूड करते हैं, कुछ वेरिएबल हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो उससे हमारी स्टडी और भी खूबसूरत होगी, मतलब अच्छी होगी, एथेंटिक होगी। ठीक है, तो पायलट स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पायलट स्टडी भी आपने करना है। तो क्वेश्चनियर जब आप डिज़ाइन करेंगे क्वेश्चनियर, तो उसमें ये क्यों दिया हुआ है कि इसमें ये है कि क्वेश्चनियर जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं इसमें पायलट स्टडी भी करूँगा। पायलट स्टडी मीन्स कि 200 क्वेश्चनियर है, 200 में से मैं 20 क्वेश्चनियर मैंने क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। इससे आपकी क्वेश्चनियर का एथेंटिसिटी का भी पता चलता है कि आपका क्वेश्चनियर कितना रिलायबल है और कितना वैलिड है। जब आप पायलट स्टडी कर लेते हैं तो आपको अपनी क्वेश्चंस का, अपनी क्वेश्चनियर का, आपको उसका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का पता चल जाता है। समझ आ रही थी? तो पायलट स्टडी भी एक वो था, और इससे हमारे पास ये कहते हैं कि एक फीडबैक मिल जाता है कि आप एक इशारा मिल जाता है कि आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी डेटा को कंप्लीट कर सकते हैं। आप जो कंप्लीट आपका डेटा है वो आप उससे डेटा कलेक्ट करें उन रिस्पॉन्डेंट से। ठीक है, फिर ये है, फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि लेट्स सपोज अगर आप इनकम के बारे में आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो पहले आप उसे कहें कि व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, तो ये एक क्वेश्चन आ गया। और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम वो आप बता देते हैं। उससे ये भी पता चलता है कि लेट्स सपोज अगर वो कहते हैं मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है बिजनेस है, तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि इसकी इनकम भी 1 लाख से ज्यादा होगी। समझ आ रहा है नहीं? मतलब आपको सोर्स ऑफ इनकम उसने बता दिया। लेट्स सपोज अगर वो कहते हैं फार्मर होंगे, तो उससे भी पता चल जाएगा कि फार्मर का क्या हालात है। अगर एक बंदा कहता है कि मैं सर्विस कर रहा हूं, तो फिर सर्विस में आप उससे एक और क्वेश्चन करें, विच टाइप ऑफ सर्विस, आया आप किस लेवल का सर्विस कर रहे हैं। समझ आ रही है? इससे भी आपको पता है इनकम का। और फिर उसके बाद नंबर 3 पे ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज योर एक्चुअल इनकम, तो व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम। समझ आ रही है? और फिर आपने जो सोर्स ऑफ इनकम बता दिया, तो फिर उस पे सोर्स ऑफ इनकम में से कौन सा सोर्स आप यूज कर रहे हैं। बिजनेस में भी किस किस्म का बिजनेस, किस लेवल का बिजनेस। समझ आ रही है नहीं? और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि आपका इनकम क्या है, तो ये ऑर्डर में आ गया। पहले सोर्स ऑफ इनकम, फिर लेवल ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, फिर लेवल ऑफ सोर्स, जो आपको जो सोर्स ऑफ लेवल है वो कौन सा है, और फिर उसके बाद आपका एक्चुअल इनकम। तो ये ऑर्डर में मैंने कर दिया। अगर मैं डायरेक्टली कहूं कि व्हाट इज योर इनकम, समझ आ रही है नहीं, तो ये ऑर्डर में ही है। तो हमने अपने क्वेश्चनियर को ऐसे ऑर्डर में करना है, ऐसे कि हमें वो जो रिस्पोंडेंट है वो मजबूरन हमें मतलब डेटा प्रोवाइड करें। समझ आ रही है नहीं? और उस डेटा प्रोविजन में ये भी हो कि उसमें कम से कम एरर होगा। कम से कम एरर ये होगा कि आपको पता भी चल जाता है कि इस बंदे ने मुझे झूठ बोल दिया, कि इस बंदे ने मुझे एजुकेशन, मैंने आपको बताया था कि एक जो सोशल साइंटिस्ट है उसने एक क्वेश्चनियर डिजाइन किया था कि मुझे ये भी पता चलता है कि इस बंदे ने कितना झूठ और कितना। तो उसमें ये भी एक चीज है कि जब आप ऑर्डरिंग करते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को ऐसे तरीके से बनाएं कि जो फर्स्ट आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस फर्स्ट क्वेश्चन से ये सेकंड लिंक करता है, और सेकंड से फिर थर्ड लिंक करता है, और थर्ड से फिर फोर्थ लिंक करता है, और तो आपके क्वेश्चन में अगर वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं या डेटा प्रोवाइड करता है तो उससे पता चल जाता है कि ये डेटा मुझे, ये बंदा फॉल्स डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ये एक्चुअल डेटा प्रोवाइड कर रहा है, रियल डेटा प्रोवाइड कर रहा है। समझ आ रही है नहीं? तो इससे आपको हकीकत का पता चल जाता है। तो आपने क्वेश्चन को ऑर्डर में करना है, ऑर्डर में करना है। ठीक है, इस तरह जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है, तो पहले प्राइमरी से स्टार्ट करूँगा, फिर लेट्स सपोज मैट्रिक से, फिर एफए से, फिर ये इस तरह मैं जाऊँगा। अगर मैं डायरेक्ट कहूँगा कि आपकी क्वालिफिकेशन पीएचडी है और फार्मर से मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें तो कम लोग होंगे ना जो पीएचडी या एमफिल के लोग होंगे। तो इसी तरीके से हमने जो डेटा कलेक्ट करना है वो ऐसे ऑर्डर करना है कि उस सिचुएशन को देख के, ग्रुप ऑफ स्टडी को देख के हमने उसमें कैटेगरी ऐसे बनानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए। विदाउट ऑर्डर जो है क्वेश्चन आपके पास एक तो इंफॉर्मेशन गलत आपको बता देगा, दूसरा ये कि एक क्वेश्चन उसने गलत टिक कर दिया तो उससे सारा वो जो सारा इंफॉर्मेशन उसका मतलब सारा क्वेश्चन है उस रिस्पोंडेंट का सारा इंफॉर्मेशन पर फेक। समझ आ रही है? फिर कहते हैं कि टर्मिनोलॉजी यही है
लेट्स सपोज कि जो टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हैं, क्वेश्चनियर का अपना एक लैंग्वेज, रिसर्च का अपना एक लैंग्वेज होता है। बस चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम तो इंग्लिश में कह देते हैं, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी फिर इंग्लिश में अलग होती है और रिसर्च के अपने एक प्रोटोकॉल होता है। रिसर्च का अपना एक प्रोटोकॉल और टर्मिनोलॉजी होती है कि आपने उस प्रोटोकॉल और उस टर्मिनोलॉजी को अकॉर्डिंग टू उस देयर प्रोटोकॉल एंड टर्मिनोलॉजी आपने रिसर्च जो आप राइट अप करते हैं या क्वेश्चनियर बनाते हैं या डेटा कलेक्ट करते हैं या लिटरेचर लिखते हैं, समझ आ रही है, या रिजल्ट्स को आप लिखते हैं, तो उसके लिए वो जो है अकॉर्डिंग टू रिसर्च टर्मिनोलॉजी। तो इसी तरह क्वेश्चनियर की भी कुछ, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए अपना एक टर्मिनोलॉजी ये है ना कि लेट्स सपोज कि स्टार्ट में आप टर्मिनोलॉजी क्या है कि अगर आप किसी रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन करते हैं तो स्टार्ट में आप सलाम कहते थे, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। फिर उससे आप क्या कहते हैं कि आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, समझ आ रही नहीं, जेंडर तो आपको पता चल जाएगा, आप तो खुद टैग कर लेंगे, समझ आ रही नहीं कि वो कौन सा मेल है कि फीमेल है। तो जब आप उसे कहते हैं कि सलाम कह देते हैं, फिर उसका नाम पूछते हैं, फिर कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर आगे, तो वो आपके पास क्या एक टर्मिनोलॉजी की एक चीज उसमें आ गई, रिदम आ गया। वो बाद में आप एक क्वेश्चन कर करके लेट्स सपोज अगर आपके गाड़ी में आपके साथ कोई सीट पे बैठ जाए और 2 आवर्स का वो है सफर है और आप चाहते हैं कि मैं इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं, जरूरी नहीं है कि रिसर्च में इंफॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चनियर यूज करते हैं ये हर एक फील्ड ऑफ स्टडी में होता है, सिर्फ रिसर्च में नहीं होता, पुलिस वाले भी यूज करते हैं, हर एक बंदा उसको यूज करता है। तो अगर मैं कहता हूँ बाज़ लोगों को ये इंटरेस्ट का पता होगा, बाज़ लोग ऐसे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में या इस तरह होते हैं कि उनको इंटरेस्ट होता है कि यार ये बंदा मेरे साथ बैठा है, ये क्या काम करता होगा, ये कहाँ से बिलोंग करता है। बाज़ लोगों का ये शौक होता है, सीट पे बैठ जाते हैं। फीमेल में तो ज़्यादा ये है कि जब गाँव वाले फीमेल बैठ जाते हैं ना तो सारा डिटेल उसको पूछ देते हैं और फिर उसके साथ ताल्लुक भी बनाते हैं कि क्या हम भी आए। तो ये एक किस्म टाइप का क्वेश्चनियर है। लेकिन उन लोगों के देखिए बाज़ लोगों के पास वो इलिटरेट होते हैं लेकिन उसको एक तरीका आता है, दिस इज नोन एज टर्मिनोलॉजी, दिस इज नोन एज टर्मिनोलॉजी, है ना। तो इसको क्या कहते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन आप पूछते हैं अकॉर्डिंग टू टर्मिनोलॉजी, आप रिसर्च की टर्मिनोलॉजी से बाहर नहीं कर सकते। समझ आ रही है? There should be a minimum of technical nonsense. Question should be simple to the point and easy to understand. कोई बात है कि मतलब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आप पूछ लेते कि किसी को समझना, या वो क्वेश्चन उससे क्वेश्चन बाज़ लोग हम कहते हैं ना ये क्वेश्चन आपने क्यों पूछा, उससे उसका कोई तुक ही नहीं बनता, उसका कोई रिलेशन। तो आप अपने क्वेश्चनर में वो क्वेश्चन डालेंगे जो आपके वेरिएबल्स का, तो कोशिश करेंगे कि all those which we will put in our questionnaire which are left with the variables which represents the variables, तो हम क्या करेंगे वो वेरिएबल्स को, वो क्वेश्चनियर को हम डालेंगे जो हमारे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करें। अभी इस बंदे ने मुझे टॉपिक बता दिया कि सेहत सहूलियत प्रोग्राम एंड इट्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ आउटकम्स, तो अब इसकी वेरिएबल्स आइडेंटिफाई नहीं है। सेहत सहूलियत प्रोग्राम इज अ लार्ज प्रोग्राम and there are so many factors, there are so many variables in सेहत सहूलियत प्रोग्राम, and another is the health outcome, तो health outcome is another variable and which type of health outcome, there is a lot of types of health outcomes। तो इसी तरह हमने आइडेंटिफाई करने हैं, जो एक दफा हम अपनी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करें तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स हमारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। अगर मेरे क्वेश्चन मेरी स्टडी में इनकम का एक वेरिएबल है, एजुकेशन का एक वेरिएबल है, जेंडर का एक वेरिएबल है, एज का एक वेरिएबल है, उसमें लेट्स सपोज एक्सपीरियंस का एक वेरिएबल है, तो ये जो वेरिएबल है तो मेरा क्वेश्चनियर भी अकॉर्डिंग टू दीस, द क्वेश्चनियर मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ दीस अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स। समझ आ रहे हैं नहीं? तो ये आपके पास क्या है कि टर्मिनोलॉजी मींस कि आपके पास क्या हो ऐसे क्वेश्चन जो आपके वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट ही ना करता, तो वो नॉनसेंस क्वेश्चन है। आपकी स्टडी के लिए वो क्या है, वो क्वेश्चन आपके लिए क्या है, नॉनसेंस है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, टर्मिनोलॉजी को हमने फॉलो करना है। फिर इसमें एक चीज देते हैं नीचे लिखे, फॉर एग्जांपल द रिसर्चर मस्ट चेंज द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन टू मैच द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द रिस्पोंडेंट, एज, एजुकेशन लेवल, सोशल क्लास, एथनिसिटी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या करना है,
कि हमने the language of questionnaire should be appropriate to the vocabulary of the group of the people being studied. समझ आ रहा है कि नहीं? मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी लेवल को देखेंगे जिस किस्म के लोगों से, किस किस्म के लोगों से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका ग्रुप ऑफ स्टडी जो होगा उस हिसाब से आपने क्वेश्चन डिजाइन करने हैं। अगर आपका ग्रुप ऑफ स्टडी, लेट्स सपोज अगर आप ब्यूरोक्रेट से डेटा या ऐसे लोगों से या बिजनेस वाले लोगों से आप डेटा कलेक्ट करते हो, डायरेक्ट आप उसमें व्हाट इज योर इनकम, समझ आ रहा है? तो कभी भी वो आपको इनकम का डेटा बताएगा लेकिन सही नहीं बताएगा, पहले तो बताएगा नहीं और फिर अगर बताएगा तो वो सही नहीं बताएगा, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चनियर, कि अब उससे ऐसा क्वेश्चन करे कि वो मजबूर हो के सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे, और अगर वो आंसर दे भी ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे, ऑटोमेटिकली सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा कि इसका जी समझ आ रहा है? लेट्स सपोज मैंने आपको बताया करें कि व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, तो उसमें बिजनेस, इसमें सर्विस और इसमें आपके पास क्या है, वो है फार्मिंग, तो उससे पता चल जाता है कि इस बंदे का इनकम कितना है। समझ आ रहा है? इमेजिन भी हम करें तो फिर भी अब हमारे पास जो ऑब्जर्व डेटा है वो भी एक्चुअल अगर नहीं है तो ऑब्जर्व डेटा भी सही होगा। समझ आ रहा है? इससे हमें पता चल जाता है। तो आपकी टर्मिनोलॉजी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर क्या है, प्रेजेंटेशन, के डेटा जो है आपके पास क्या हो, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट, आपका जो क्वेश्चनियर है प्रेजेंटेबल, मतलब लगे कि क्वेश्चनियर है। समझ आ रही है? तो जो मैंने डिजाइन किया ना क्वेश्चनियर, मैंने डिजाइन किया है, मैंने अपनी पीएचडी का एक स्टडी के लिए मैंने क्वेश्चनियर डिजाइन किया है, तो मैं अब उसका एग्जांपल मैंने आज मैं लाया हूँ, वो आप अपने पास में ये आपको मेल भी कर दूंगा, है ठीक है, ग्रुप में मैं उसको कर दूंगा, तो आपको उससे आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी सीखने को। तो एक प्रैक्टिस है, तो ये आपका एक हो जाएगा कि मैं आपको कहूँगा कि आप क्वेश्चनियर लेके आ जाए, इसको देख के क्वेश्चन बना ले। जरूरी नहीं है कि 50 हो 40 हो, जो मैंने 10 क्वेश्चन बना ले, 15 क्वेश्चन बना ले, ठीक है, लेकिन ये है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जब कल आप डेटा कलेक्ट करेंगे या अपनी रिसर्च करेंगे और क्वेश्चनियर, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चनियर। समझ आ रही है? तो प्रेजेंटेशन आपके पास क्या हो, प्रेजेंटेबल। और दूसरी बात ये है कि बाज हम क्वेश्चनियर या इंफॉर्मेशन जो होगा उसके लिए जो हम चैनल यूज करते हैं वो चैनल भी अप्रोप्रिएट होगा। समझ आ रही है? बाज लोग ईमेल कर लेते हैं क्वेश्चनियर को, बाज लोग थ्रू पोस्ट ऑफिस भेज देते हैं। समझ आ रही है? तो ये क्वेश्चनियर जब हम डिजाइन करते हैं तो हमारा क्वेश्चनियर ये एक सीक्रेसी होती है, इस तरह नहीं, ये इंफॉर्मेशन है किसी का। अगर आपको कोई क्वेश्चनियर फिल करके दे देता है ना, ये उसकी सीक्रेसी है। तो बाज डेटा या बाज इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि ओपनली आप कर सकते हैं, बाज इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है कि उसको हम ओपनली नहीं हर एक बंदे को, क्योंकि वो सारा डेटा इंफॉर्मेशन होता है, हर एक रिस्पोंडेंट का इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फिर ये है कि एथिकल इश्यूज में क्या क्या आते हैं, तो ये सारी चीजें, ठीक है, कि एम क्या है आपका क्वेश्चनियर का, एम क्या है क्वेश्चन का, लेंथ उसका क्या होना चाहिए, पायलट स्टडी उसमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन ऑर्डर में होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी उसका लैंग्वेज ठीक होना चाहिए, और फिर उसको वो क्वेश्चनियर क्या हो, प्रेजेंटेबल हो या उसको क्या करे, प्रेजेंटेबल क्वेश्चनियर हो। फिर एथिकल इश्यूज में इसमें आ जाते हैं कि एथिकल इश्यूज क्या है। The researcher must ensure that the information provided by the respondent is kept confidential, name, address, etc. This means questionnaires are good for researching sensitive topics, as respondent will be more honest when they cannot be identified. Simple बात है कि let's suppose अगर आप डेथ रेशियो मालूम करना चाहते हैं या क्राइम रेशियो मालूम करना चाहते हैं या इस किस्म का डेटा आप वो कलेक्ट करते हैं, या लेट्स सपोज ऐसे जो एजेंसीज हैं उनसे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंशियल चीज होती है। तो इसको हमने क्या करना है, एथिकल इश्यूज ये है कि एथिकल हमने बिहेवियर जो होगा, जो स्कॉलर है, जो क्वेश्चनियर, जो सर्वेयर है, जो डेटा कलेक्टर है, वो उस एथिकल चीजों को वो फॉलो करेगा। समझ आ रही है? अगर वो एथिकल चीजों को फॉलो नहीं करेगा तो फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगा, और इन्फॉर्मेशन अगर देगा तो वो इन्फॉर्मेशन मतलब उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फ्यूचर। समझ आ रही है? बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि हम वो सेलेक्ट नहीं करते, हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन रिसर्च के लिए वो टॉपिक सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें फिर डेटा लोग प्रोवाइड नहीं करते।
समझा रहे कि नहीं? समझा रहे कि नहीं? तो ऐसा टॉपिक या ऐसी चीजें जो कॉन्फिडेंशियल होती है, जो स्टेट का जो होता है, स्टेट के लिए कॉन्फिडेंशियल, जिस तरह ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पास हर एक चीज मौजूद होती है, या ये जो आर्मी वाले हैं ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आप उससे कोई डेटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। ये वो लोग कर सकते हैं जो उसके अपने इंटरनल यूज के लिए। ये सारा कॉल पे आप बात करते हैं, सारा रिकॉर्ड होता था, ये सारे इंफॉर्मेशन उसको मिल जाते हैं। लेकिन बात चीजें ऐसी होती हैं कि उसको हम एथिकली हम उसको नहीं ले सकते, वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो हमारा हम टॉपिक ऐसा लेंगे कि वो क्या हो कि उस पर मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वो ड्यूरेबल हो। ड्यूरेबल मींस जो ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जिस पे आपको लोग इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्शन आसान हो। समझ आ रही है नहीं? तो इसलिए ये लेट्स सपोज अगर इस पे लोग मनी लॉन्ड्रिंग पे रिसर्च करना चाहते हैं, लेट्स सपोज, तो मनी लॉन्ड्रिंग जितने पैसे बाहर से गए कौन है आपको देगा? स्टेट बैंक चले जाए कोई देगा नहीं, एक बंदा भी नहीं दे सकता। कमर्शियल बैंक चले जाए उनको भी पता होता है कि उसकी ट्रांजैक्शन उसकी उस पे होती है, वो नहीं इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। समझ आ रहे कि नहीं? तो ऐसी चीज बात चीजें ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग है, ये डॉलर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ पे जा रहा है, इसका हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा? समझ आ रही है? तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि उसमें एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, तो उसको हमने क्या करना है, उस एथिकल इश्यूज को हमने अवॉइड करना है। हमने ऐसी चीजें नहीं लेनी है कि जिसमें फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो। क्लियर है? यस। अच्छा, एक होती है थ्योरेटिकल चीजें, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये थ्योरेटिकल चीजें हैं। ये तब जाके आपको समझ आ जाएगा जब आप खुद क्वेश्चनियर को डिजाइन करेंगे या क्वेश्चनियर को देख के। बहुत से जगहों पे रिसर्च के अंदर हम क्वेश्चनियर को देख के उस हिसाब से अपना क्वेश्चनियर डिजाइन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन मौजूद होता है क्वेश्चनियर, तो इस हिसाब से, लेकिन उस बंदे का जो क्वेश्चनियर आपके पास सैंपल है वो किसी और वेरिएबल्स पे होंगे, किसी और चीज पे होगी, कोई टॉपिक उसका चेंज होगा, आप अपने उसमें डाल देते हैं। फ्रेमवर्क एक चीज तो बनी है, उसमें अपनी चीजें वेरिएबल डालते हैं। आसान तरीका उसका ये है कि क्वेश्चनियर अगर बंदा कहता है कि मैं क्वेश्चनियर डिजाइन नहीं कर सकता, समझ आ रहे कि नहीं? तो जिन लोगों का स्टडी है और आपसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, समझ आ रही है, आपकी फील्ड से, तो वो क्वेश्चनियर कॉपी करें और उसमें अपने क्वेश्चन अपने वेरिएबल से रिलेटेड डेटा दे दें जो आपके मेन वेरिएबल्स हो, तो फिर भी आसान है कि हो सकता है। लगे तो अच्छा ठीक है। तो आपने आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगर बंदा कहता है कि मैं क्वेश्चन डिजाइन नहीं कर सकता, ये तो बड़ा मुश्किल हुआ कि बहुत मुश्किल काम है, तो हम क्या करते हैं, हमने भी खुद अपनी फिल्म पीएचडी में इस तरह किया है कि हमने पहले लोगों का वो क्वेश्चनियर ढूंढ के उस क्वेश्चनियर में अपने क्वेश्चन जो अपने वेरिएबल्स है वो इंफॉर्मेशन हमने डाल दी है, तो क्वेश्चनियर वो बना। तो ये जो क्वेश्चनियर मैं आपको दे रहा हूँ ये बेसिकली आपके लिए एक सैंपल बन गया। तो उस सैंपल के अंदर आप अपने वेरिएबल से रिलेटेड डेटा दे सकते हैं जो आपके, तो वो वेरिएबल वो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। मतलब ये है कि डिजाइन आपको समझ आएगा, सैंपल आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन मैंने किस तरह करते हैं, किस सीक्वेंस में कर रहे हैं, समझ आ रहे हैं, मेन मेरा स्टडी क्या है, समझ आ रहे हैं। तो ये चीजें आपको पता चल जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चनियर देखिए ये एनजीओस में ये जो सर्वे होता है ना, सर्वे एक्सपर्ट जो होता है उसका कोई और काम नहीं होता, उसका एक क्वेश्चनियर डिजाइन करना उसका काम होता है। जो सर्वे एक्सपर्ट होता है ना, उनका ये काम होता है कि उसके पास तो लेट्स सपोज एनजीओ का है या यूएन का बड़ा प्रोजेक्ट है, वो तो किसी गांव किसी इलाके किसी मुल्क को लेते हैं, तो उसमें बहुत से रिस्पोंडेंट बहुत सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, एमएस स्टूडेंट, ठीक है, तो उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या है, उस एक्सपर्ट का उसका काम कोई और नहीं होता, सर्वे एक्सपर्ट का उसका काम सिर्फ होता है कि आपने कितना, आपका जो क्वेश्चन है कितना अथेंटिक है, उसमें सारी वो चीजें आती हैं कि नहीं आती। तो उसको
क्वेश्चनियर डिजाइन करना, तो क्वेश्चनियर डिजाइन करना बहुत मुश्किल काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। क्वेश्चनियर के अंदर 10 क्वेश्चन बता रहे, कम से कम और ज्यादा। ये जो उसने लेंथ बताया ना, ये ज्यादा से ज्यादा और कम न कम 10 प्रकार की लगा तुम भी खुदा ने इसका कमा डेटा का कम प्रकार तुम वेरिएबल से इंफॉर्मेशन का बका जब बोल सकता है सही हो उस डिपेंड की करना उस फॉर एग्जांपल यो सभी यो कस चले यो रिसर्चर चले आलो 20 वेरिएबल्स अंडरस्टैंड दावा कम से कम 30-40 क्वेश्चन को वेरिएबल रिलेटेड सब क्वेश्चन दा सीधी ची आगम का डेटा क्या चुना खो आगाज उनका दी रिसर्च लाजिम मजलूम नी पाना उनका का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को या मतलब हम दसी जो इंफॉर्मेशन वाला पका कोई शुगर नो आ डिपेंड की स्टाफ स्टडी बात है चला कत्ता सोन वेरिएबल आवश्यक है सो पिंज वेरिएबल आवश्यक है दावा भाई 8-10 क्वेश्चन मेन क्वेश्चन और 8-10 क्वेश्चन में जिले वसरा चिकम सराउंडिंग क्वेश्चंस दी देखिए 10 क्वेश्चन में यो क्वेश्चन तो की करना नो अब यो वेरिएबल दा पार पिंज क्वेश्चन की सितवेच मात्र एक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया एथिकल बिहेवियर पर केमुंगा फॉलो को चला डायरेक्टर चांदा से क्वेश्चन नहीं पड़े तो दा यो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन रसो दा पार मुद बदले क्वेश्चन दा हना स्टार्ट केंदा सी चरम ला इंफॉर्मेशन ला कि आलान क्या जमा टारगेटेड वेरिएबल ने दे टारगेटेड क्वेश्चन जमा ने जमा ऑब्जेक्ट वन स्टडी दे फजदा रे मौजूद सिर्फ दा कम में टारगेट तेरा अगले पार जदा है ऑथेंटिसिटी दा पार दा है करेक्ट इंफॉर्मेशन रसो दा पार जदा तीन सलो क्वेश्चन हना दा से हो चामा था क्वेश्चन से आंसर से गा दा डिपेंड इस ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्टडी है आपके ऑब्जेक्टिव कितने हैं आपके वेरिएबल्स कितने हैं ये इस पे डिपेंड करता है अगर आपके ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो आपका क्वेश्चन लार्ज होगा क्वेश्चनियर उसमें ज्यादा क्वेश्चन होंगे ठीक है लेकिन फिर भी जो हम डिजाइन में ये पढ़ते हैं कि आपका ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं जो आपके काम के क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे हो कि आपके काम के क्वेश्चन हो जो आपकी वेरिएबल आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट हो वो क्वेश्चन आप 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हो जो मेन क्वेश्चन है वो आपने एक्सक्लूड कर दिया तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्राइमरी डेटा में ये होता है जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं क्वेश्चनियर के थ्रू या क्वेश्चनियर के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू आप क्वेश्चन इसमें यही प्रॉब्लम आ जाता है कि हम क्वेश्चन को डिजाइन कर लेते हैं फिर बाद में देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव तो मेरे कुछ और है वेरिएबल मेरे कुछ और है और मेरे क्वेश्चन कुछ और लिखेंगे समझ आ रही है तो ये मस्ट द क्वेश्चन मस्ट बी मैच विद वेरिएबल्स विद ऑब्जेक्टिव्स समझ आ रही है कि ये आपके पास मैच करता हो इसकी रिसर्च का ठीक है तो एथिकल इश्यूज में सारी ये चीजें आ जाती हैं फिर जो प्रॉब्लम विद पोस्टल क्वेश्चनियर्स प्रॉब्लम विद पोस्टल क्वेश्चनियर ये बाज़ लोग हम क्वेश्चनियर को बना लेते हैं और पोस्टल एड्रेस पे हम सेंड करते हैं लेट्स सपोज ये सारे जो आप बैठे हैं ये रिस्पोंडेंट हैं मेरे तो मेरा इन सब का एड्रेस मेरे पास है मैं क्वेश्चनियर बना लेता हूं और थ्रू पोस्टल एड्रेस इसको भी मैं सेंड कर देता हूं तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है कि या तो क्वेश्चनियर जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो मिस है या मतलब कि ये सब प्रॉब्लम आ जाए तो वो इधर उधर हो जाए तो इस वजह से ये प्रॉब्लम करता है तो क्वेश्चनियर ये कहते हैं कि क्वेश्चनियर वो होना चाहिए कि आपके पास क्वेश्चनियर भी हो फेस टू फेस तो उसमें ज्यादा वो होती है लेकिन बाज़ जगहों पे ये वो नहीं होता एप्लीकेबल नहीं होता कि मैं खुद भी जाऊं और ये लेट्स सपोज बलूचिस्तान से या कोई ऐसी जगह से मैं डेटा कलेक्ट करता हूं तो फिर उसके लिए तो हमें वो वहाँ नहीं जा सकते या एरिया ऐसा है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है तो फिर हम क्या करते हैं उसके लिए फिर उसको हम कहते हैं रिसर्च एजेंट्स उसको कहते हैं ठीक है रिसर्च एजेंट उसको ट्रेन करते हैं कि आपने क्वेश्चनियर को किस तरह फिल करना है लोगों से क्वेश्चन किस तरह पूछनी है तरीकेकार उसको ट्रेन करके ये ट्रेनिंग रिसर्च में रिसर्च के अंदर ये ट्रेनिंग इस तरह होती है कि आपने क्वेश्चनियर किस तरह डिजाइन करना है वो जो लोग जो उस इलाके के जो लोग हैं
उसको फिर ट्रेन करके वहाँ उसको सेंड कर देते हैं और उसकी एनजीओ वाले क्या काम करते हैं, लेट सपोज उसको हंग में बनना चाहिए तो वो पेशाब का बंदा नहीं लेगा, हंग का नहीं लेगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो चीज़ें उनको चाहिए वो उस बंदे से उसको ज़्यादा, क्योंकि उसको उसका कल्चर का पता है, एथिकल बिहेवियर या वहाँ पे जो लोगों का किस तरह नेचर है उनको पता होता है, तो इस हिसाब से वो ज़्यादा रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो बंदा वो प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। फिर बेनिफिट्स ऑफ a pilot study. A pilot study is practice small scale study conducted before the main study. It allows the researcher to try out the study with a few participants so that adjustment can be made before the main study. So saving time and money. Simple ये है कि पायलट स्टडी इसलिए हम करते हैं, उसका फायदा ये है कि आया we are on the right track or not. तो पायलट स्टडी हमें ये बताता है कि you should go और you should stop. ठीक है कि आप ये स्टडी जो आप कर रहे हैं, जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, ये इसका तरीका सही है कि नहीं है, आपने आगे जाना है कि नहीं, इस पे आप स्टडी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, इसका यही बेनिफिट है पायलट स्टडी का। ठीक है, तो ये लास्ट वीक का लेक्चर मैंने आपको हाफ छोड़ा था कि ये मेन चीज़ें हैं, इसको हम सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि क्वेश्चनर का एग्जाम्पल मैं ले आया हूँ। देखिए ये क्वेश्चनर है और क्वेश्चनर के अंदर फिर टॉपिक है, टॉपिक उसके नीचे फिर टॉपिक लिखा है, ये तो उस बंदे का टॉपिक है। फिर मैंने अपना नाम उसमें डाल दिया है और सुपरवाइजर मेरा ABC है और ये उसका टॉपिक और ये क्या कि योर रिस्पांस विल बी कंसीडर्ड एज नोबल नोटिफिकेशन। ये उन लोगों के लिए है जो स्टडी वाले लोग होते हैं, मतलब जो एजुकेटेड लोग होते हैं, कम से कम इस चीज को स्टडी करें कि ये डेटा हम ऐसे वैसे पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे, समझ आ रहे कि नहीं। तो एक तो ये ऊपर वाला जो है, फिर सेक्शन ए है, क्वेश्चनियर को उसने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में डिवाइड किया है। सेक्शन ए में क्या इंफॉर्मेशन वो करते हैं, तो ये एक क्वेश्चनियर है। स्टार्ट में आपने ये एक पैराग्राफ ऐसा लिख लिया कि उस टॉपिक के बारे में, या ये आप बताते हैं कि मैं ये किसी एक रिसर्च के लिए यूज करता हूँ या रिसर्च के पर्पस के लिए ये डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी ये है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन ए में, यूर विलेज, ये तो आप उसके लिए जरूरी है ना, जो क्वेश्चनियर है, ये तो आपके लिए एग्जांपल है। लेट सपोज एक बंदा बुनेर से स्टडी कर रहा है, स्वाद से कर रहा है, तो स्वाद में बहुत से विलेजेस हैं, तो वो कहेंगे यूर विलेज, आप विलेज, लेट सपोज अगर आपको ये पता होना चाहिए कि विलेजेस के दरमियान कंपैरिजन आप करना चाहते हैं फ्यूचर में कि एक विलेज में ज्यादा है दूसरे विलेज में कम है, उस ये सारी चीजें आपके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ये आप जितनी भी क्वेश्चन है ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने ये सारा डाल दिया। तो उसने ऑप्शन दिए कि ये 3 विलेज। फिर नेम ऑप्शनल है, नेम बताते हैं, नेम नहीं बताते, समझ आ रहे कि नहीं। फिर जेंडर आप बताते हैं, ठीक है, मेल फीमेल में। ये अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑल दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये दोनों में आ सकते हैं अगर आप बताते हैं या नहीं बताते, समझा कि नहीं। लेकिन ये क्या है, ये एथिकल एक तरीकेकार है कि जब आप स्टार्ट लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये तरह के लिए तो किस तरह से तरह चार रिश्ता, ये अब उसके साथ आपने एक क्या कर लिया, एक गपशप बना लिया कि वो आपको इंफॉर्मेशन आ गई, जो आप मेन चीजें आप उनसे पूछ रहे हैं कि उनका इंफॉर्मेशन आपको सही दे, समझ आ रहे हैं कि तो नेम ये पहले नहीं होना चाहिए। हाँ, नेम असल में ये स्टडी ऐसी है कि ये 3 विलेजेस उसमें दिया है, समझ आ रहे हैं कि नहीं। इसमें नेम का नहीं, विलेज का ज्यादा रोल है, क्योंकि ये स्टडी उसने 3 विलेजेस से लिया है और ये विलेजेस में कंपैरिजन भी करना चाहते हैं। अब ये नहीं कंपेयर में कर सकता हूँ, लेट सपोज मैं 500 सैंपल साइज ले रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि नियाज साहब को विशाल साहब के साथ कंपेयर करूँ कि ये क्या, ये कंपैरिजन मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरे लिए मैनिफेस्ट है कि नियाज साहब किस विलेज से बिलोंग करते हैं और विशाल साहब किस विलेज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और मुझे विलेज का इंफॉर्मेशन का पता चल जाएगा, समझ आ रहे कि नहीं। या जियोराबाद से आप किस विलेज से बिलोंग करते हैं, तो ये मुझे विलेज का भी इंफॉर्मेशन कि किस विलेज में कितने रिस्पोंडेंट इस नेचर के हैं, किस विलेज में इस नेचर के हैं, तो इसलिए उसने ये लिखा है, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि नेम है तो नेम आप कर लेंगे,
हैं, जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, ये सिर्फ आपके पास एग्जांपल है, समझा रहे कि नहीं। अगर आप उसमें आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं और आपको जरूरी लगे कि इसमें नेम पहले तो आप नेम देते उसमें कोई वो नहीं, समझा रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहे कि मैरिटल स्टेटस, कि मैरिड है कि अनमैरिड है, ठीक है। फिर अगर में कोई और डाइवोर्स और ये सारी चीजें आ जाती है तो यहाँ पर सिर्फ मैरिड और अनमैरिड। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इफ मैरिड, तो आपके चिल्ड्रन, आपके कितने बच्चे हैं, इससे ये पता चल जाएगा। अब ये सारी जो चीजें हैं इसमें मैं आपको बताऊं, मैरिटल स्टेटस आप क्वालिटेटिव एक चीज है, वो आपको बताएगा कि मैरिड है कि नॉन मैरिड, अनमैरिड है। तो अगर सिंगल है या मैरिड है तो ये क्वालिटेटिव, इसको हम ये नहीं कर सकते, ये एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, समझा रहे कि नहीं। लेकिन मैं कहता हूं नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, तो उसके लिए फिर क्या है वो मुझे फिगर बताएगा ना, इस तरह तो नहीं बताएगा कि मैंने तो इस तरह क्वेश्चन नहीं है कि यू आर मैरिड, यू हैव द चिल्ड्रन, यस और नो, तो फिर उसमें यस नो आ गया। हाउ मेनी चिल्ड्रन, तो वो फिगर में बताएगा कि 5 है, 6 है, 7। तो फिर इसमें एक और भी आ जाते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये इतना सिंपल क्वेश्चनर है ना, इससे सिंपल क्वेश्चनर नहीं बन सकता, इतना सिंपल है, डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन है। तो इसमें एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ मेनी योर फीमेल चिल्ड्रन एंड मेल चिल्ड्रन, तो उसमें ये भी आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गया कि मेल चिल्ड्रन कितने हैं और फीमेल चिल्ड्रन कितने हैं, ये भी इंफॉर्मेशन आ गया। फिर फैमिली टाइप क्या है, जॉइंट है कि न्यूक्लियर है, समझा रहे कि नहीं, ये भी क्वालिटेटिव है। फिर कहते हैं आर यू हेड ऑफ योर हाउसहोल्ड, मतलब आप घर का सरबराह है कि नहीं, यस नो में आ गया। फिर स्पेसिफाई योर एज इन ईयर्स, उसने क्लियर कर बताया है कि आप क्वांटिटेटिवली मुझे दे दें, समझा रहे कि नहीं, एज आप बता दें लेकिन ईयर्स में बताया, 10 साल, 20 साल का हूं, 50 साल का हूं, 80 साल का हूं, समझा रहे कि नहीं, ये भी क्वांटिटेटिव। आर यू लिटरेट, अब ये भी क्वालिटेटिव वेरिएबल है, यस नो। फिर कहते हैं इफ यस देन योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, समझा रहे कि नहीं, इसके अंदर एक और क्वेश्चन आ गया, समझा रहे कि नहीं। तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अब ये क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो आया मेरा वेरिएबल्स उस पर्सनल इंफॉर्मेशन में से कोई वेरिएबल है, आया अगर मैं एज लेना चाहता हूं, मैं एजुकेशन लेना चाहता हूं, लोगों का एजुकेशन भी चेक करना चाहता हूं, विलेज चेक करना चाहता हूं, उसकी चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन चेक करना चाहता हूं, या उसकी फैमिली स्टेटस मालूम करना चाहता हूं, जॉइंट है कि न्यूक्लियर है, ये मालूम है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे उस पर्सन में भी चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं कि हाँ अच्छा, फैमिली साइज इन नंबर, आप घर में कितने लोग हैं, मतलब 10 से 20 से 50। अब इसके अंदर ये नहीं है कि कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, समझा रहे कि नहीं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, अब ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा, ये अगर पूछना चाहते हैं इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपके पास ये हो गए। फिर आप कहेंगे कि डिटेल योर अदर फैमिली मेंबर्स, अब क्या है कि फैमिली साइज, तो इसके अंदर फिर आ गए कि अदर फैमिलीज क्या है, मेल कितने हैं, उसका एज कितना है, उसकी एजुकेशन कितना है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका इनकम क्या है, और टोटल कितने हैं, और फीमेल कितने हैं, फीमेल का एज कितना है, समझ आ रहे कि नहीं, एजुकेशन कितना है, ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम इसका क्या है। तो इससे आपको ये, इस टेबल से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम का भी पता चल जाएगा, एजुकेशन का भी, इंडिविजुअली हर एक बंदे, एक हाउस होल्ड। अब आपने क्या करना है, ये जो डेटा उसने लिया है ना इस क्वेश्चन में, ये हाउस होल्ड हेड से लिया है, मतलब अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि घर में आप, घर में 20 लोग हैं, घर में 20 लोग हैं और 20 लोगों से आप डेटा ले, नहीं, घर के सरबराह से आपने डेटा ले लिया कि आप हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, ठीक है, आपकी एज क्या है, आपकी इनकम क्या है, समझ आ रहा है कि नहीं, ये सारे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये। अब ये जो डेटा ले रहे हैं ये उस घर के अंदर, फिर आपने तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड ले रहे हैं ना, आपने तो सैंपल साइज पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, आपने तो ये नहीं लिखना है कि नंबर ऑफ जो फैमिली है, नंबर ऑफ फैमिली इन हाउस होल्ड, ये तो नहीं लेना है ना, आपने नंबर ऑफ हाउस होल्ड लेते हैं। आपका क्वेश्चनियर का मतलब क्या है कि 500 घरों को आपने स्टडी, घरों से डेटा लेना है, आपका मतलब ये 500 घरों के हेड से आपने डेटा लेना है, 500 घरों के अंदर जो हर उससे डेटा नहीं लेना है। तो एक घर में 20 लोग हैं, एक घर में 15 लोग हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे,
समझ आए कि नहीं? तो पहले आपने ये डिसाइड करना है कि घर के अंदर लोगों से डेटा लेना है कि घर के एक सरबराह से डेटा लेना है। समझ आए कि नहीं? जिस तरह मरदमशुमारी आज शुरू है, आजकल शुरू है ना, सेंसस हो रहा है, तो उसमें घर का एक बंदा मिल जाता है तो वो सारा इंफॉर्मेशन उसको दे देता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये आपको उस हर एक इंडिविजुअल का इंफॉर्मेशन ये इस टेबल में मेल फीमेल सब कुछ आ जाएगी। फिर ये क्वेश्चन जो थे 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 11 है ना, 11 क्वेश्चन आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन से हो गए। फिर सेकंड जो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, अब इस टॉपिक से रिलेटेड जिस चीज पे आप स्टडी कर रहे हैं ना उससे रिलेटेड इनसे इंफॉर्मेशन ले लो। उससे क्या लो? उससे इंफॉर्मेशन क्या लो? उस जो आपका जो टॉपिक है उसके बारे में जो आपकी स्टडी के लिए क्या हेल्पफुल है। समझ आ रही है कि नहीं? ये जो स्टार्ट में आपने इंफॉर्मेशन ले ली है पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके लिए, समझ आ रही है कि नहीं? अब ये आपके पास क्या है? सेक्शन बी, योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इज, तो वो बताएंगे कि फर्म हो या नॉन फर्म। मतलब फर्म मींस कि फार्मर हूं, फर्म से मेरा इनकम आ रहा है, जमीन है जो भी है। और अगर नहीं है तो नॉन फर्म है, तो नॉन फर्म में फिर आ गया बिजनेस क्लास भी आ गई और सर्विस भी आ गई, तो ये सर्विस और उसमें आ गई। फिर आप कहेंगे टोटल मंथ इनकम फ्रॉम प्राइमरी सोर्स, ये बता रहे हैं ना प्राइमरी सोर्स क्या है, इन दोनों में से आप एक पिक करेंगे। फिर कह रहे हैं कि प्राइमरी सोर्स से आपके पास कितना इनकम आ रहा है, इन रुपीस में बताओ, 20,000 है, 15,000 है, 50,000 है, 80,000 है। समझ आ रही है? फिर क्या कहते हैं कि इंडिकेट अदर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, इंडिकेट अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो अदर सोर्स ऑफ इनकम आप बता दें कि लेबर हूं, रेमिटेंसेस आ रहे हैं, एग्रीकल्चर है या अदर है। अदर में कुछ और चीजें आ गई कि लेबर हूं मतलब मजदूर हूं, रेमिटेंसेस बाहर से लोग इनकम भेज रहे हैं, या एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, या अदर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये इंफॉर्मेशन। फिर आप कहेंगे टोटली मंथली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक इनकम के बारे में ये इतने इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो इसका मेन वेरिएबल इनकम है। इस क्वेश्चन या स्टडी का मेन वेरिएबल क्या है? इनकम है, क्योंकि इनकम के बारे में उसने कभी कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कभी कहते हैं अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहते हैं टोटल इनकम कितना है, कभी कहते हैं मंथली इनकम कितना है। समझ आ रहे कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि इस बंदे का इंटरेस्ट इनकम में है। समझ आ रहे कि नहीं? तो फिर आप बता देते हैं कि टोटल मंथली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सर ये ऊपर जो क्वेश्चन है जो फार्म और नॉन फार्म, हाँ, मतलब इससे ये भी जाहिर होता है कि मतलब ये उसको मतलब और ऑप्शन नहीं है ना उसमें, हाँ। तो ये फार्म जो फार्मर्स हैं उनसे डेटा मतलब उनको चाहिए, इससे ये मतलब नहीं, नॉन फॉर्म से भी होना चाहिए। नॉन फॉर्म में आपने आप तो देखे ना, लेबर, रेमिटेंसेस, एग्रीकल्चर तो फॉर्म में आ गई, लेकिन नॉन फॉर्म में लेबर भी आ गई, रेमिटेंसेस भी आ गई, अदर भी आ गई। अदर में आप बिजनेस भी यहाँ पे मतलब स्पेसिफाई किया गया है कि फार्म मतलब और भी होनी चाहिए, नॉन फॉर्म में बिजनेस भी होना चाहिए, तो इस तरह। हाँ, और यहाँ पे फार्म नॉन फॉर्म में ये सारे आ जाते हैं। नॉन फॉर्म में आपकी सर्विसेज, अगर आप जॉब करते हैं, फॉर्म से रिलेटेड नहीं है, जब आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, ये सारे नॉन फॉर्म में आ गए। ठीक है, फॉर्म मींस कि आप सिर्फ फार्मिंग करते हैं और उसके अलावा आप करते हैं तो ये अदर में आ गए, नॉन में आ गए। समझ आ रही है? फिर क्या कहते हैं, which energy source you have used for cooking। अच्छा, टोटल मंथली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये भी आप बता दें कि अदर सोर्स से इनकम, प्राइमरी सोर्स से कितना, इसने प्राइमरी सोर्स से कितना इनकम आ रहा है और अदर सोर्स से कितना इनकम आ रहा है। समझ आ रही है? ये क्वेश्चन उसने ऐसे बनाया है ना कि उसमें झूठ नहीं बोल सकता वो। अगर प्राइमरी सोर्स में वो झूठ बताए तो ये सेकंड में जो है अदर सोर्स में फिर उसका झूठ पकड़ा जाएगा। समझ आ रही है? फिर कहते हैं which energy sources you have used for cooking। तो ये चार ऑप्शन उसने दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनका एक वेरिएबल है, ये क्या है, इनका वेरिएबल है। और ये वेरिएबल क्या है, कैटेगोरिकल वेरिएबल है कि इलेक्ट्रिसिटी, फायरवुड, नेचुरल गैस, एनिमल, डंकेट, ये सारे जो है चारों के चार ये ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका एक वेरिएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। उस टॉपिक में आप जरा देखें, ये देखें चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्सेज में ये चीजें आ रही, एनर्जी सोर्सेज। समझ आ रही है? तो उसके लिए फिर विच एनर्जी सोर्स यू हैव यूज्ड फॉर हीटिंग,
हीटिंग के लिए भी ये। फिर डिटेल ऑफ टोटल मंथली कॉस्ट ऑन एनर्जी सोर्सेज यूज्ड, मतलब मंथली आप पे कितना खर्चा कर रहे हैं, कुकिंग और हीटिंग पे आप कितना पैसे दे रहे हैं। अगर आप नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं उस पे कितना खर्चा आ रहा है, अगर आप फायरवुड यूज कर रहे हैं उस पे कितना खर्चा आ रहा है, अगर आप वो यूज कर रहे हैं एलिमेंटर केक यूज कर रहे हैं उस पे कितना खर्चा आ रहा है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं कुकिंग हीटिंग उस पे कितना खर्चा आ रहा है। तो अपना कास्ट लेंगे, मंथली कास्ट लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? द डेटा को सुपर की नो सर, मुश्किल से देखिए ये ऑप्शन कार को कैसे हाँ। सोने वो नहीं है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इस पे रिसर्च हुआ है, इस पे रिसर्च नहीं हुआ था ये इसका मेन ये है। सो ये बहुत रिसर्च नहीं, मतलब उसमें ऑप्शन में तो होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोलर भी आप ये जो मैंने आपको बताया एथिकल ये है कि आपने इस डेटा कलेक्ट करना है अपनी वेरिएबल के हिसाब से। आपका सोलर एनर्जी सोर्स आपके पास उसमें है नहीं, आपका वेरिएबल है नहीं, आपका स्टडी एरिया वो है नहीं, तो आप क्यों डेटा ले रहे हैं? नहीं, अगर एक बंदा यूज़ कर रहा है तो फिर तो डेटा सारा गलत हो जाएगा। एक बंदा अगर यूज़ कर रहा है, हमने उससे पर्सनल इंफॉर्मेशन ले ली, अगर इस क्वेश्चन पे पहुंच गया और वो सोलर एनर्जी यूज़ कर रहा है तो वो रिस्पोंडेंट वो क्वेश्चन हमारा फुलफिल नहीं है ना। हम उन लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे, मतलब उसका डेटा नहीं डाला हमने हमने। वो आपके पास एथिकल वो नहीं है, ऑथेंटिक डेटा आपका वो नहीं है कि आप सोलर एनर्जी का डाल सकते। सोलर एनर्जी अगर वेरिएबल होता तो हम उसमें पुट कर सकते थे, लेकिन नहीं है तो ये नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मुझे वो भी चाहिए तो फिर उसमें क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है मैंने बताया ना, इसमें बहुत से क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए, इसकी बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन छोड़ दिए जो आपके काम के, मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपकी वेरिएबल को हेल्प करते हैं। समझ आ रही है? तो ऑप्शन हो सकता है तो आप इसमें डाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है सर। ये वाला जी जी और ये क्या क्वेश्चन है? बास क्वेश्चन है, 10 पेज, ये कितने पेज है? ये 5 पेजेस का क्वेश्चन है। बास क्वेश्चन है 10 पेजेस का होगा, 20 पेजेस का, 15 पेजेस का क्वेश्चन सर, है। हम जिनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो तंग हो जाते हैं, वो कहेंगे कि ये जो अभी जो इससे टॉपिक से पहले जो मैंने क्वेश्चनर डिजाइन, इससे पहले हमने लेक्चर 1 घंटा हमारा हो गया, 1.5 घंटा, तो उस पे की क्वेश्चन आपने डिजाइन किस तरह करें कि आपका क्वेश्चन इतने लेंथी ना हो कि जो रिस्पोंडेंट है जो आपको डेटा दे रहे हैं कि वो तंग ना आ जाए और आपको गलत इंफॉर्मेशन ना दे। ये हमने जब बीएसपी किया था ये चेक करें क्या ये क्वेश्चन हाँ सही है, ठीक है। बहुत शॉर्ट किया था। ये इसका लेवल ये अलग है, और ये जो है जी ये तो 16 क्वेश्चन आपने भेजे ना। ये जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ ना, ये फिर पीएचडी के लिए यूज होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि इसमें सारे क्वेश्चन आपके कागज नहीं है, बहुत से क्वेश्चन हमने ऐसे डाल दिए हैं, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इतना शॉर्ट, मतलब बीएस का अलग लेवल है, फिर पीएचडी का अलग लेवल है। बीएस में आप 2 वेरिएबल से भी काम चला सकते हैं, एमफिल में 2-3 वेरिएबल से भी काम चला सकते हैं। आप पीएचडी करें तो पीएचडी में तो कम से कम 15-20 वेरिएबल होने चाहिए जो काम के हो। समझ आ रही है? तो ये वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस तरह एक पेज क्वेश्चनियर नहीं होता। जब आप में एमएस करते हैं ना, तो एमएस के अलावा ये सेक्शन ए सेक्शन बी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है। अगर फिर आप विलेज में चले जाए, विलेज की अलग इंफॉर्मेशन है, क्या है वहाँ पे पानी है कि नहीं है, वहाँ पे बिजली आता है कि नहीं है, वहाँ पे गैस प्रोविजन है कि नहीं है, ये आप सारे इसके एक पेज का अगर मैं डाल दूँ तो उससे 2 से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। ये तो मैंने और भी आपको सिंप्लीफाई करके ये बहुत छोटा मैंने कर दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका, तो इसका ये कास्ट भी मेन वेरिएबल है, इनकम भी मेन वेरिएबल है, ठीक है। फिर हाउ मच यू स्पेंड ऑन एनर्जी सोर्सेज मंथली, आप ये भी बता दें। वहां पे आपका इनकम के बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी इनकम कितनी हो कभी, तो अगर आप यहाँ पे कह दें कि वहां पे इनकम आप 30,000 बताएं कि मेरी मंथली इनकम 30,000 है, और यहाँ पर आप कह दें कि मेरा बिल 15,000 आता है, तो ये झूठ बोल रहा है। जो 30,000 के लोग हैं उनके पास इतने वो नहीं होंगे कि वो 15,000 में। तो बाज़ लोग ये भी गलत इन्फॉर्मेशन, इससे पता चल जाता है कि आप कह रहे हैं कि मैं खर्चा ज्यादा कर रहा हूँ और मेरे पास इनकम नहीं है। इनकम खर्चा वो लोग करते हैं जिसके पास इनकम है। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? तो इसलिए इससे भी पता चल जाएगा। अच्छा, इस मार्केट नियर अवेलेबल टू योर हाउस, ये है डिस्टेंस फिर क्या है, अगर करीब है या दूर है तो हाउ है डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, आप किलोमीटर्स में बता दें कि क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है। फिर सजेशन और रिकमेंडेशन भी आप उससे कि आपने आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है।
समझ आ रही कि नहीं? उसमें 2 3 4 सेंटेंस में आपने देखना है सजेशन, ये हर एक क्वेश्चन के नीचे आपका है। इससे आपको पता ये पता चलेगा कि लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आपकी रिजल्ट्स क्या है, आया वो कितना मैच करते हैं कि लोगों का जो वो है ऑब्जर्वेशन है, लोगों की जो सोच है वो क्या सोच रहे हैं। उसके बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा, मैंने जब डेटा कलेक्ट करा था तो उसमें बहुत से लोगों का क्वेश्चन नहीं आता कि हमारे लिए लोगों को जॉब वो करो, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। समझ आ रही है? ठीक है, या वहाँ पे लेट्स सपोज आपको कहते हैं कि वहाँ पे गैस नहीं है, नेचुरल गैस नहीं है, वो आपको वो रिकमेंडेशन में लिखेगा कि यहाँ पे गैस प्रोविजन होना चाहिए, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस विलेज में या किस इलाके में गैस नहीं है, यहाँ गैस की जरूरत, तो इससे ऑटोमेटिकली आपके पास खुद ब खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो फिर नेक्स्ट बंदा जब रिसर्च करेगा तो वो इस सजेशन को या इस रिकमेंडेशन को स्टडी करके फिर वो कोई अपना टॉपिक या अपना जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करेगा, प्रॉब्लम इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। समझ आ रही है? तो सर में इस क्वेश्चनियर से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, और उस जो आपके काम की इंफॉर्मेशन उसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। समझ आ रही है? अच्छा, यदि क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सर अगर आप इसको बंद करो। क्वेश्चन